गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग काव्यखंड का जो लेसन है हमारा वे आँखें, रचनाकार का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता को हम लोग पढ़ रहे थे, तो पुनरावृत्ति में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। जो अंतिम पद है इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पाठ का नाम क्या है, वे आँखें, और इसके रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावाद के जो है बहुत ही प्रतिष्ठित जो 4 स्तंभ है, प्रमुख स्तंभ, उन प्रमुख स्तंभों में इनकी जो है गणना की जाती है सुमित्रा नंदन पंत की। और यह जो वे आँखें कविता है ये प्रगतिशील दौर की कविता है। इस प्रगतिशील दौर की कविता में इसमें किसान के जीवन की वेदना को जो है कवि ने शब्द चित्र के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो आज हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम जो स्टेंजा दिया हुआ है इसको हम पढ़ेंगे। स्टेंजा क्या है, ध्यान दीजिए। खैर खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटती फटती छाती। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटती फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तो तुरंत शून्य गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। सबसे पहले हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य और महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ऑलरेडी आप इस लेसन को पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसका जो है पुनरावृत्ति करेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के, प्रस्तुत काव्यखंड आरोह भाग 1 के जो वे आँखें नामक कविता से ली गई है, और इसके रचनाकार या इसके जो रचयिता है उनका नाम सुमित्रा नंदन पंत जी, या छायावाद के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे, कविता उस पद से संबंधित। प्रस्तुत पद में पहली बात आप लिखेंगे, प्रस्तुत कविता जो है प्रगतिशील दौर की कविता है, और इस कविता में इस पद में कवि ने किसान की वेदना को बताया है, साथ साथ उस जो है उसके पुत्र की याद उसको किस प्रकार जो है विचलित कर देती है, व्यथित कर देती है। इसके संदर्भ में कवि ने हमारे सामने एक जो है बहुत ही उपयुक्त दृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके साथ आप प्रसंग के तौर पे देखिए, प्रसंग में कोई एक स्पेसिफिक नहीं होता कि एक हमने बता दिया आप उसको रख लेंगे। प्रसंग में आप उस पैराग्राफ को पढ़ के जो भी आपको उससे संबंधित समझ में आ रहा है तो आप जो है उसको लिखेंगे। इसके साथ साथ जो है व्याख्या की बात करते हैं। खैर, खैर मतलब छोड़िए, छोड़िए मतलब क्या चीजें, क्या छोड़ना है, वे सारी चीजें, किसान के जीवन में कितनी चीजें घटित हुई, सारी घटनाएं, किस प्रकार उसका जीवन सुखाल था, समृद्धि से परिपूर्ण था, उसके जीवन में ऐशो आराम थे, उसका जीवन स्वाभिमान से परिपूर्ण था, उसके खुद की खेती थी, खलिहान भरे पड़े थे, उसके जीवन में हरियाली, चहुओर हरियाली उसको दिखाई दे रही थी, हर तरफ से किसान जो था संपन्न था। लेकिन अचानक ही उसके जीवन से सब कुछ जो संपन्नता, सब कुछ जो प्रसन्नता थी, एक अचानक से ही सब उसके जीवन से खिसकती हुई चली गई। सारा जो सुख वैभव था, सब जो प्रतिष्ठा थी, सब कुछ उसके जीवन से चला गया। उसका प्राण प्रिय पुत्र जो है उससे चला गया, उसका जो खेती बाड़ी थी वो भी उससे छूट गई, पत्नी की मृत्यु हो गई, दुधमुही बच्ची मर गई, खेत उससे छिन गया, जो है उसके आंखों के सामने बेटे को मारा गया, बहुत सारे जो है उसके ऊपर जो है शाहूकार के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा बहुत से उसके जीवन पर उसके ऊपर बहुत से यातनाएं जो है, जुल्म जो है वो ढाए गए, बहुत सारी चीजें उसके साथ हुई। खैर, खैर मतलब छोड़िए। पैर की ज्योति जोरू, कहते हैं कि बहुत खैर पैर की जूती जोरू, जोरू मतलब पत्नी,
पत्नी जो होती है वो पैर की जूती के समान होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रसंग के तौर पे आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है महिलाओं की, स्त्री के प्रति जो लोगों की जो नगण्य सोच है, उस नगण्य सोच को कवि ने हाईलाइट करने का प्रयास किया है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कहते हैं खैर पैर की जूती जोरू। इससे पहले वाले में हमने पढ़ा कि पत्नी जो है देखभाल के अभाव में पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उसी संदर्भ में कहते हैं कि खैर पैर की जूती मतलब जो हम लोग चप्पल पहनते हैं, जो भी स्लीपर कहिए, चप्पल कहिए, जूता कहिए, जो भी, खैर पैर की जूती जोरू। पत्नी जो होती है वो पैर की जूती के समान होती है। यह जो है हमारी जो माइंड, हमारा जो सेट है कि चाहे पढ़े लिखे के हिसाब से सोचिए या फिर जो पुरातन प्रथा चली आ रही है उसके हिसाब से सोचिए, एक महिला का वजूद वहीं तक लोग मानते हैं जहां तक उसके पति का वजूद है। अगर पति का वजूद कितना भी कोई पढ़ लिख के, कितना भी कोई आगे बढ़ जाए, लेकिन लोगों की सोच यही रहती है, कोई बात नहीं, अरे वो तो तुम्हारा पति है। पति पत्नी को जो है हमेशा जो होता है वो पुरुष से कमतर ही दर्जा जो है, वो जो खोखला समाज है, खोखले समाज में चाहे पढ़ के बिटिया IAS ही क्यों ना हो जाए, लेकिन लोग जो खोखली जो सोच है, जो नगण्य सोच है, जो नगण्य मानसिकता है, उसके विषय में कवि ने हमारा जो है ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि समझने का प्रयास करिए कि जो किसान है, किसान जो है, किसान केवल अपनी बात नहीं, किसान अपने साथ साथ समाज में अन्य उन लोगों का और अन्य पुरुष जातियों का, अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी सोच वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कि जो ऐसी सोच रखते हैं कि खैर पैर की जूती जोरू। पत्नी जो होती है पैर की जूती होती है। पत्नी की अहमियत केवल पैर की जूती तक ही होती है। ना सही एक अगर ना सही मतलब अगर एक किसी कारण फट गई, टूट गई, गिर गई, गायब हो गई, क्या हो गई, ना सही एक दूसरी आती। अगर एक पत्नी किसी कारण बस मर गई, घर छोड़ करके चली गई, कोई उसके साथ दुराचार हो गया, कोई कदाचार हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो एक ना सही दूसरी आती। अगर एक पत्नी मर भी गई तो कोई बात नहीं, आपने अपने अगल बगल थोड़ा नजरें घुमा करके देखिए, बहुत से आपको ऐसे पेयर मिलेंगे जो मृत्यु के कगार पर पहुंचे हैं, लेकिन शादी का जो लड्डू है उनके मन में फूटता है कि बुढ़ापे में भी अगर शादी की बात हो तो उनको कोई परहेज नहीं है। बहुत से ऐसे आपको देखने को मिलेगा। लोग जो है पुरुष के विषय में कहते हैं क्या करें, पूरा जीवन उनके सामने पड़ा हुआ है, तो दूसरा विवाह करने में कोई भी परहेज नहीं होता। तो देखिए, आवश्यकता बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि दोबारा विवाह करना गलत है, लेकिन इस सोच की बात हम बता रहे हैं। इस सोच के विषय में कवि हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि खैर पैर की जूती जोरू, एक नहीं दूसरी आती। पत्नी जो होती है, पत्नी का जो वजूद है, पत्नी की जो अस्मिता है, केवल पैर की जूती के बराबर। जितना पैर की जूती को हम हिफाजत करते हैं उतनी ही पत्नी की हिफाजत होती है। हिफाजत मतलब पत्नी को हम सुरक्षा करते हैं या पत्नी को हम उतना लाड प्यार दुलार उतना ही देते हैं। ध्यान दीजिए, सबकी बात नहीं है। समाज के उन अशिक्षित मतलब शिक्षा से मतलब जिन लोगों की धारणा जो है इस तरह की है, जिन लोगों की सोच ऐसी है कि पत्नी की औकात केवल पत्नी की जो प्रतिष्ठा है पैर की जूती के बराबर है, तो किसान ऐसे उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किसान क्या कहते हैं, खैर छोड़िए, पत्नी जो होती है पैर की जूती के समान होती है। अगर एक चली भी गई तो दूसरी आती। मतलब पत्नी अगर केवल मेरी पत्नी गई होती मेरे जीवन से तो मुझे कोई बहुत दुख नहीं होता। एक पत्नी चली गई तो दूसरा विवाह होता, दूसरी पत्नी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटती फटती छाती। इसमें देखिएगा मुहावरे का प्रयोग किया गया है, पर जवान। लेकिन कहता है जब भी मैं अपने बेटे की, जब मैं अपने प्राण प्रिय बेटे की बात में सोचता हूँ, पर जवान लड़के की सुध मतलब याद। लेकिन जब भी मुझे अपने जवान जो मेरा पुत्र था, जब भी जवान लड़के को मैं याद करता हूँ, सांप लौटने लगता है। मुझे असहनीय पीड़ा होती है, अत्यधिक दर्द होता है।
सांप लौटता फटती छाती, मेरा हृदय जो है वो विदीर्ण हो जाता है, हृदय जो है वो फट जाता है। ऐसा लगता है कि हृदय पे जो है वो सांप लौटने लग रहा हो, अत्यधिक पीड़ा होती है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो एक बात हो गई कि महिलाओं के ऊपर जो है कटाक्ष किया गया, महिलाओं की जो है प्रतिष्ठा के विषय पे प्रश्न चिन्ह लगाई, एक बात हुई। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली ये भी बात है कि किसान को जो है अपने पत्नी से ज़्यादा प्रिय उसका पुत्र था। इस बात को समझिए। इसलिए वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि पत्नी से उसको प्रेम नहीं है, पत्नी से भी उसको प्रेम है, किसान को अपनी पत्नी से भी प्रेम है। लेकिन उसके साथ साथ वो यह भी कहता है कि अगर पत्नी केवल चली गई रहती तो मुझे उतना दुख होता, लेकिन उतना दुख नहीं होता। लेकिन जब पुत्र की याद आती है तो पत्नी क्या है, पत्नी का ऑप्शन है लेकिन पुत्र का ऑप्शन नहीं है। तो पत्नी अगर पुत्र की जब भी मैं याद करता हूँ तो मेरी छाती क्या है, फटने लगती है, दिल जो है बहुत ही भावुक हो जाता है, मैं वेदना से पूर्ण हो जाता हूँ और जो है मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही पीड़ित करती है, बहुत ही मुझे कष्ट देती है। पत्नी के चले जाने पर दूसरी पत्नी आ सकती, लेकिन पुत्र के चले जाने पर दूसरे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले मतलब जो भी अतीत था, जो भी किसान के जीवन में व्यतीत हो चुका है, पिछले सुख की स्मृति, पिछले सुख की जो याद है वो आंखों में, आंखों मतलब नेत्रों में, कुछ समय के लिए पिछले समय की जो यादें थी वो सारी यादें जो आंखों में, नेत्रों में क्या करती है, क्षण भर मतलब कुछ समय के लिए। जब भी किसान अपने अतीत में खुशहाल पूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण जीवन के विषय में किसान जब भी सोचता है तो क्या करता है, क्षण भर एक चमक है लाती। जब भी किसान को अपने खुशहाल भरे जीवन के बारे में, खुशहाली से पूर्ण जीवन के बारे में सोचता है तो उसका जीवन क्या है, उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। उसके नेत्रों से जो है, उन नेत्रों में एक तेज, एक चमक जो है, एक प्रसन्नता जो है, एक आभा जो है उसके नेत्रों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। कुछ समय के लिए, क्षण भर, कुछ समय के लिए, तुरंत, और तुरंत मतलब तुरंत, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। और वही सारा सुख, वही सारा सुख जो उसके जीवन में सुख था, और वही सारे दृश्य, आज वही सारे दृश्य उसके जीवन से क्या हो गए, अलग हो गए। तो जब वही सारे दृश्य उसके, चितवन माने दृष्टि, और वही सारे जो भी खुशहाली पूर्ण जीवन थे वो उस समय खुशहाली पूर्ण थे, और फिर ही तुरंत उसके आंखों के सामने आज का परिदृश्य उसके सामने जो है, दृष्टि के सामने जीवंत होता है। एक सेकंड के लिए किसान को पुरानी यादें आती हैं कि अरे मेरा जीवन कितना खुशहाल था, मेरा परिवार भरा पूरा परिवार था, कितना सम्मान था, मेरा कितना स्वाभिमान था, अपनी भुजाओं बल पर कितनी ताकत से मैं अपना सब कुछ करता था। तुरंत उसको आज का समय जो है, आज का परिदृश्य उसके मानस पटल पर, उसकी आंखों के सामने छा जाता है कि आज उसके सामने वो सब कुछ जो है उससे दूर चला गया है। तो क्या है, क्या कहते हैं कि तुरंत ही शून्य में, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तुरंत उनके आंखों के सामने आज का जो दृश्य परिदृश्य है वो उपस्थित हो जाता है। तीखी नोक, तीखी मतलब चुभने वाली, तीखी नोक सदृश बन जाती। वह दृश्य क्या है, तीखी नोक के समान जो है वो सदृश, सदृश माने स माने समान, और दृश्य माने जो भी दृश्य था वो दृश्य समान। जिस प्रकार जिसे तीखा नोक चुभता है, उसी तरह से जो किसान है उसको वो सारे दृश्य चुभने लगते हैं कि जो समय, एक समय वही दृश्य उसको अच्छे लगते थे, आज वही दृश्य उसको क्या है, वो बुरे लगने लगे हैं, वही सारे दृश्य उसको अब अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार जो है तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती है। दृश्य उसके लिए बड़े ही, पहले वह दृश्य उसको बहुत अच्छे लगते थे, आज वही सारे दृश्य उसको बड़े ही कष्टकारी लगते हैं। तो इस प्रकार आप व्याख्या आप लिखेंगे, फिर काव्यगत सौंदर्य में, भाव सौंदर्य में बताएंगे कि किसान के जीवन के अतीत और वर्तमान को, दोनों को कवि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही जो है इसमें
किसान का जीवन जो है कितना दुख से परिपूर्ण है, कितना किसान जो है कष्ट जो झेल रहा है उसको, उसके साथ साथ यह भी बताया गया कि कवि किसान को अपनी पत्नी के दुख से ज़्यादा जो है अपने पुत्र के दुख को लेकर के किसान जो है वो क्या है, भावुक है, इमोशनल है, दुखी है, इसके विषय में बताया गया है। तो और इसके साथ साथ समाज में जो महिलाओं को लेकर के लोगों की जो सोच है उसको कवि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप शिल्प सौंदर्य में लिख देंगे कि इसमें जो ग्रामीण अंचल के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसके साथ साथ संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें कई प्रकार के मुहावरे जैसे सांप लौटना, फटती छाती, तो ये सारे कई प्रकार के जो इसमें मुहावरों का प्रयोग जो है वो प्रयोग किया गया। भाषा जो है सरल, सहज, भावानुकूल है। अब इसके बाद लास्ट आता है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें छोटे छोटे प्रश्न। किसान क्यों कहता है कि पत्नी जो होती है पैर की जूती के समान होती है? तो आपको बताना पड़ेगा कि चूंकि पत्नी, लोगों की ऐसी नगण्य मानसिकता है और उसके साथ साथ जो पत्नी की मृत्यु के उपरांत विवाह करके दूसरी पत्नी लाई जा सकती है, तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए पत्नी जो होती पैर की जूती के समान होती है। किसान को जो है, किसान के सीने पे सांप क्यों लौटने लगता है? किसान को जब वो अपने पुत्र की याद आती है तो उसके सीने पे जो है सांप लौटने लगता है। किसान की आंखों में कौन से दृश्य को देख करके चमक आ जाती है? किसान जब अपने अतीत के दृश्यों को सोचता है तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है। तो आपको वो सारे दृश्यों का जो है वर्णन आपको करना है। तो कौन से ऐसे दृश्य हैं जो उसके दृष्टि में नोक के समान चुभते हैं? वो सारे दृश्य जो कभी खुशहाली से परिपूर्ण थे और आज का जो दृश्य जो उसको एक एक करके उसके जीवन से सब कुछ समाप्त हो गए, ये सभी दृश्य उसकी आंखों में, नेत्र में सदृश मतलब उपमा जैसा कि उसके समान उसकी आंखों में चुभते हैं। तो यह इस प्रकार जो है सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित यह कविता थी। वे आंखें, इसका संपूर्ण पाठ की जो व्याख्या थी उसकी पुनरावृत्ति हो गई है। हम आपका इसका जो सारांश प्रतिपाद्य है वो हम आपको दे देंगे। इसके साथ साथ आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, इस पर आधारित महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप अपने हिसाब से तैयार करने का प्रयत्न करिए और जो है नेट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके और अब सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के पास समय जो है बहुत ही कम है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप फ़ोन पर पूछ सकते हैं कि मैम इसका हमको कैसे क्या करना है, कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।